मैं अरशद रघुवंशी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हर रविवार की तरह इस रविवार भी के बीच का जो समय रहा ना, मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता लेकर रहा कि आप लोगों से बात करने का समय मिले, आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का समय मिले। देखिए, आज की जो हम बात करने जा रहे हैं, अपनी आर्मी, इंडियन आर्मी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें अपनी इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसी रिस्पेक्ट के लिए आज मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं आप लोगों के सामने इंडियन आर्मी की इस कैप के साथ अपने वीडियोस को शूट करूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, इंडियन आर्मी की अगर बात की जाए तो यह दुनिया की सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन अनुशासित सेनाओं में से एक है। और इसने जितने भी युद्ध लड़े हैं, मुख्य रूप से 6 युद्ध लड़े हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, उन्हें सबने इसमें विजय प्राप्त की है। चाहे वह 1948 का युद्ध रहा हो, कश्मीर वार, 1962 का इंडो चाइना वार रहा हो, 1965 का इंडियन पाकिस्तान वार रहा हो, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार रहा हो, 1991 का कारगिल वार रहा हो, ये सारे युद्धों में हमने विजय प्राप्त की है। हो सकता है आपके मन में शंका पैदा हो रही हो कि 1962 में तो हम हारे थे। मैं नहीं मानता हम हारे थे, क्योंकि युद्ध जब होता है उसमें 2 मोर्चे मुख्य रूप से लड़ाई में रहते हैं। एक मोर्चा होता है राजनीतिक मोर्चा और दूसरा होता है हमारे सैन्य मोर्चा, जो ऐसे प्रहरी जो सेनाओं के हमारे वीर जवान जाकर मुख्य मोर्चे पर लड़ाई करते हैं, वहाँ हम नहीं हारे थे। देखिए, वह युद्ध जो 1962 का हुआ था, उसमें हमारी सेना के जो मजबूत पक्ष हुआ करते थे, हमने उनका प्रयोग ही नहीं किया। और प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने, राजनीतिक नेतृत्व ने वह क्षमता और साहस नहीं दिखाया कि वो अपने एयरक्राफ्ट का प्रयोग करके चाइनीज़ के रसद को, चाइनीज़ को कमज़ोर कर सके। तो वह हार जो थी हमारी एक तरीके से राजनीतिक हार ज़्यादा थी। हमने अपना अक्साई चीन का पार्ट खो दिया, लेकिन हमारी सेनाएं नहीं हारी थी, याद रखिएगा इस बात को। और 1947 में सोमनाथ शर्मा को कौन भूल सकता है, वो महाप्रतापी परमवीर चक्र विजेता जिसने उस युद्ध में अपने आप की आत्मोत्सर्ग कर दिया था, अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था देश को, जिसे भारत का पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। इस प्रकार से कहानी बड़ी लंबी है, मैं मुख्य कुछ बिंदुओं पर बात करूँगा। जो हमारा युद्ध रहा है भारत का, हमने हमेशा टेबल्स पे हारी है, कूटनीतिक रूप से हमारी पराजय हुई है। और युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने जो साहस दिखाया है वो अदम्य रहा है। 1948 में क्या हुआ हमारे देश के साथ? जब हमारी सेनाएं मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी, तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने इस मुद्दे को यूएन में, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया और उसी के कारण से युद्ध विराम हुआ। और आज भी हमारा 1/3 भाग कश्मीर जो है वह पाक ऑक्युपाई कश्मीर के रूप में जाना जाता है। यह हमारे दुर्भाग्य है, यह राजनीतिक नेतृत्व की पराजय थी। वहाँ पर जब हम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे तो हमें कब्जा करना चाहिए था, ना कि शांति के कबूतर उड़ाने के लिए यूएन में जाना चाहिए था। इसी प्रकार 1962 की बात मैं कर ही चुका हूँ। 1965 में हमारी सेनाओं ने 18,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान का। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? ताशकंद समझौता। वहाँ फिर एक बार हम राजनीतिक रूप से पराजित हुए, कूटनीतिक रूप से पराजित हुए। और हमारी सेनाओं ने जो मजबूती से प्राप्त किया था, हमने आसानी से टेबल पे उसको क्या कर दिया, गिव कर दिया, दे दिया, गिव अप कर दिया। उसके बाद 1971 का वार जो था, उसके बारे में आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि हमने एक नए देश का निर्माण किया था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया था। 93 लाख सैनिकों ने पाकिस्तान के हमारे देश के सामने सरेंडर किया था। और यह सरेंडर जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है। इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ था। हमने लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी कब्जा कर लिया था। 15,000 वर्ग फुट जमीन हमने पाकिस्तान के मुख्य भाग से कब्जा कर ली थी। हमारी सेना लाहौर के पास पहुंच गई थी, बस केवल आदेश का इंतजार कर रही थी। मुझे आदेश दीजिए, मैं लाहौर शहर में घुस जाऊंगा। वहां हमारे पास बहुत ऐतिहासिक मौका था कि हम अपने बाकी 1/3 पार्ट को, जो कश्मीर का पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको कैप्चर करें, उसको वापस लें, नेगोशिएशंस करें, टॉक्स करें। लेकिन हम वहाँ फिर एक बार राउंड टेबल पर पराजित हुए, एक कूटनीतिक पराजय हमारी हुई और हमने 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया। 16 दिसंबर 1971 का जो ढाका समझौता हुआ था, जहाँ पर पाकिस्तान की सारी सेनाओं ने सरेंडर किया था, जो हमारी सेनाओं के बल पर हासिल हुआ था, उसको हमने खो दिया।
उसके बाद शिमला समझौता में हमने सारी चीज़ें क्या कर दी, जहाँ पर पॉलिटिकल बातें हुई वहाँ हमने सारी अपनी क्षमताओं को खो दिया और जो हमने प्राप्त किया था उसको वापस कर दिया। इस प्रकार से हमें एक जीती हुई बाजी, हारा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सम्मान प्राप्त होना था ये तो हमें नहीं प्राप्त हो सका। 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट सब जानते हैं, हमने कितनी मजबूती से मुकाबला किया पाकिस्तानी सेनाओं का और उन्हें खदेड़ दिया और हमने पुनः अपनी सारी टेरिटरीज, सारी स्थानों को वापस लिया। यह हमारी सेना का इतिहास है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा वाक़या जो इतिहास में बहुत कम कहा जाता है, बहुत कम आप लोगों को बताया जाता है। 1967 का भारत चीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, भारतीय चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसकी बात हम नहीं करते हैं। आप बहुत कम जगहों पर पाते हैं। वहाँ पर नाथुला और चोला जो सिक्किम में पड़ता है, वहाँ पर भारतीय सेनाएं और चीनी सेनाएं गुत्थम गुत्था हो गई थी, खुला युद्ध हुआ था। जानते हो क्या परिणाम हुआ? भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी और बड़े साहस के साथ चीन के सैनिकों को सिक्किम से खदेड़ दिया था, उन्हें भगा दिया था और हमने उनके बहुत सारे नुकसान किए थे, उन्हें पराजित किया था। तो हम बार बार ये कहते हैं कि हम 62 में हारे, लेकिन हमने 67 में जो 67 में जो विजय प्राप्त की उसकी बातें कम करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे परिवार के कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी में हैं। मेरे अंकल दिनेश सिंह, मेरे अंकल हरिओम सिंह, हरिशंकर सिंह भारतीय सेना में सैनिक हैं। मेरे मौसेरे भाई हर्षवर्धन सिंह, मेरे भाई सुनील सिंह, ये सब भारतीय सेना की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मुझे यह कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमारे परिवार ने, हम लोगों ने राजनीतिक रोटियां नहीं सीखी, राजनीतिक रूप से हम बड़े कमज़ोर हों, हमारी उतनी अप्रोच ना हो, लेकिन हमारे परिवार ने भारतीय सेना और भारतीय देश के लिए बहुत कुछ दिया है। तो मुझे इस बात का एक बार फिर गर्व होता है कि मुझे ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम सेना की बात करते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं हमारे पास संसाधन क्या है, हमारे सामने लड़ने वाले दुश्मन कैसे हैं। हमारा सबसे बड़ा विरोधी चीन है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके बारे में कहा जाता है एक सेना जिसके पास देश है, एक सेना जिसके पास देश है, और चीन तो पूरा देश ही एक सेना है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है। ऐसे दुश्मनों के सामने हमें लड़ना पड़ता है। और हमारे देश में क्या होता है, छोटे छोटे नेता निजी हितों के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सेना को कटघरे में खड़े करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का उन्हें प्रूफ चाहिए होता है, एयर स्ट्राइक का उन्हें प्रमाण चाहिए होता है। इस प्रकार से हमारे आर्मी जनरल को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है। दुनिया की किसी आर्मी में शायद ही इस प्रकार से डिमोटिवेटिंग बातें अपनी आर्मी के लिए नहीं कही जाती हैं, जहां क्योंकि आर्मी एक ऐसा संगठन है जो सदा 24/7 सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर, जिसकी ऊंचाई 5000 की मीटर है, वहां पर लोग सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां पर हमारी सेनाएं मजबूती के साथ खड़ी होकर के युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर है। आप राजस्थान चले जाइए, जहाँ का टेम्परेचर +40 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे दुर्गम स्थल हैं जहाँ पर हमारी सेना मजबूती के साथ खड़ी होकर के हमारा सम्मान करती है। मैं राजनीतिक रूप से यह बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी सेना का सम्मान करना सीखें। आज मैं कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जो कहानी जिन्होंने बनाई है हमारी आर्मी। हमें अपने आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए और हमें शुरू करना चाहिए लेट्स सपोर्ट इंडियन आर्मी हैशटैग के माध्यम से, और इसको व्यापक रूप से हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। अधिक से अधिक को इसको जुड़ना होगा, जिससे कि हमारे सेना इस बात को विश्वास रख सकें कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व भले आपस में गुत्थम गुत्था हो, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, हम अपने निजी हितों के लिए, राजनीतिक हित के लिए, लेकिन हमारे देश के जो 135 करोड़ लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, वो हमेशा मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इस कोरोना युग में, इस कोरोना महामारी में आप सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ फिर अगले रविवार को आपसे मुलाकात की उम्मीद रखता हूं। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार।